नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं फॉर योर अपकमिंग वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू। और आज के इस सेशन में मैं आपको डेली न्यूज एनालिसिस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके अपकमिंग सीडीएस सीएपीएफ एनडीए एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पर जो भी न्यूज मैं यहाँ पर कवर करूंगा वो आपके एसएसबी इंटरव्यू में भी आपकी बहुत मदद यहाँ पर करने वाली है। तो आज का जो सेशन यहाँ पर होगा ये मैं आपको 18 अक्टूबर का प्रोवाइड करूंगा और बहुत ही यूजफुल आर्टिकल जैसे कल मैंने आपको प्रोवाइड किए थे उसी तरीके से ये सेशन जो है वो आज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का कोटेशन देखिए, लिखा हुआ है कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं, है ना। मतलब जो भी हमको परेशानियां देखने को मिलती हैं, है ना, या जो भी हर्डल्स हमारे सामने यहां पर आते हैं वो किसी ना किसी रीजन की वजह से यहां पर आते हैं। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है ना। मतलब अगर प्रॉब्लम्स यहां पर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि कई चीजें ऐसी हैं हमारी लाइफ में जिनको बदलने का समय यहां पर आ गया है। अगर आप उनको बदल लोगे तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दोबारा आपके सामने नहीं आएंगी, या आप अपने आप को इस तरीके से तैयार कर पाओगे कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको किस तरीके से टैकल करना है ना। तो हर्डल्स जो भी यहां पर आती है उनके पीछे जो रीजन आपको देखने को मिलेगा वो यही यहां पर होता है। ठीक है, तो इसलिए समस्याओं को एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमको एक्सेप्ट करना है और उससे जो भी नई चीजें यहां पर हम सीख सकते हैं उनके ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लॉ रिकॉग्नाइजेस कंज्यूगल राइट्स इन पर्सनल लॉज एज वेल एज क्रिमिनल लॉज। सेक्शन 9 of the Hindu Marriage Act 1955 empowers a spouse to apply in court if the other spouse has withdrawn from his her society without reasonable excuse. In the case of Saroj Rani versus Sudarshan Kumar Chadha 1984, the Supreme Court declared Section 9 of the Hindu Marriage Act 1955 as null and void for the first time. Which of the statement given above is are correct? ठीक है, तो अब इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर आपको देखने को सही मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपसे पूछी गई है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो हमको यहां पर ये जो कंज्यूगल राइट्स यहां पर दिए हैं इसका मतलब हमको समझना पड़ेगा ये यहां पर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये वो राइट्स होते हैं जो कि यहां पर आपको क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे, क्रिएटेड बाई मैरिज, है ना। मतलब कि जब शादी यहां पर हो जाती है तो उसके बाद जो अधिकार होते हैं उनको यहां पर क्या बोलते हैं, उनको जो है हम यहां पर कंज्यूगल राइट्स जो है वो यहां पर कहते हैं, है ना। मतलब यहां पर ये कह सकते हैं कि राइट ऑफ द हस्बैंड और द वाइफ टू द सोसाइटी ऑफ द अदर स्पाउस। ठीक है, ये इस तरीके के जो राइट्स होते हैं इनको हम कंज्यूगल राइट्स जो है वो यहां पर कहते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि द लॉ रिकॉग्नाइजेस दीज राइट बोथ इन पर्सनल लॉज, ठीक है, जो कि यहां पर मैरिज से रिलेटेड है ना, डाइवोर्स से रिलेटेड है। तो मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इस तरीके के जो लॉज यहां पर होते हैं, है ना, पर्सनल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में दोनों जगह पर इसको रिकॉग्नाइज यहां पर किया जाता है ना। मतलब जैसे क्रिमिनल लॉ में अगर हम देखेंगे तो जैसे मेंटेनेंस वगैरह हो गया, एलिमनी एक शब्द यहां पर होता है। ठीक है, कि जब यहां पर डाइवोर्स वगैरह होता है तो मेंटेनेंस के लिए जो मनी वगैरह दी जाती है उसको हम एलिमनी जो है वो यहां पर कहते हैं। तो एलिमनी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्रिमिनल लॉ में यहां पर आएगा। पर्सनल लॉ में अगर हम चीजें देखेंगे तो जैसे मैरिज वगैरह यहां पर हो गया, उससे रिलेटेड अगर कुछ चीज यहां पर हो गई, है ना, डाइवोर्स वगैरह वाली जो चीजें होती हैं वो पर्सनल लॉ के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं। तो जो कंज्यूगल राइट्स यहां पर होते हैं वो आपको पर्सनल लॉ में भी रिकॉग्नाइज होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है, और क्रिमिनल लॉज में भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहला जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर सेक्शन 9 यहां पर बात हो रही है हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट कब का है, 1955 का है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पर क्या होता है कि जो सेक्शन 9 है ना वो यहां पर क्या करता है कि एक एस्पेक्ट जो यहां पर कंज्यूगल राइट्स का होता है उसको यहां पर क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या है कि जब यहां पर ये बोला जा रहा है कि चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर वो रीजनेबल एक्सक्यूज के बिना विड्रॉ करती है फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, तो यहां पर क्या है कि एग्रीव्ड जो भी पार्टी है वो यहां पर अप्लाई कर सकती है पिटीशन, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहां पर जो है इसको अप्लाई किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इंपावर्स ए spouse to apply in the court if the other spouse has withdrawn from his society without reasonable excuses। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर बोला जा रहा है कि इन द केस ऑफ सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 9 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है उसको नल एंड वॉइड जो है वो यहां पर, ठीक है, करार यहां पर दे दिया था। ठीक है,
तो सेक्शन 9 जो यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट का है, तो बेसिकली 1984 का जो ये सरोज रानी केस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो ब्रेकअप वगैरह यहाँ पर मैरिज होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर है। लेकिन आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पहली टाइम जो यहाँ पर ये प्रोविजन स्ट्रक डाउन किया गया था, ठीक है, वो इस केस में नहीं किया गया था, वो 1983 में एक दूसरा केस आपको देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि टी सरिता केस जो है, ठीक है, टी सरिता वर्सेस यहां पर आपको जो दूसरा केस देखने को मिल रहा है यह है आपका टी वेंकटा सुबैया। वहां पर क्या हुआ था कि इस पर्टिकुलर केस को जो है सेक्शन को पहली बार जो है नल एंड वॉइड यहां पर डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत दिया हुआ है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है ना। तो पहली बात हो रही है कि इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड मदरसा सपोर्टेड अंडर द सर्व शिक्षा अभियान आर कवर्ड अंडर द स्कीम। द सेंट्रल गवर्नमेंट पेज फूड सिक्योरिटी अलाउंस, ठीक है, टू स्कूल इन केस ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मिड डे मील ऑन एनी स्कूल डे। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात यहां पर ये देखिएगा कि जो मिड डे मील स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसको जो लॉन्च किया गया था ये कब किया गया था, 1995 में इसे यहां पर लॉन्च किया गया था। लेकिन यहां पर क्या है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर यहां पर होता है, पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये यहां पर क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब पहला वाला स्टेटमेंट गलत है और आपसे पूछा गया कि स्टेटमेंट गलत कौन से हैं, तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो यहां पर गलत हो गए, ठीक है। अब आपको केवल पहला और सी वाला जो ऑप्शन है इनमें से ये देखना है कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि इसमें अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी दिन, है ना, अगर यहां पर खाना वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता है ना, मतलब कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मिड डे मील यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फूड सिक्योरिटी अलाउंस जो है वो 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद यहां पर जो है, ठीक है, आपको जो है वो यहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे नहीं प्रोवाइड करेगी, यहां पर कौन प्रोवाइड करेगा अलाउंस, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर प्रोवाइड करेगी, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर प्रोवाइड करना है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है ये भी यहां पर आपको गलत देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब है कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और उसके बाद यहां पर याद रखिएगा जितने भी गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, मदरसा वगैरह है, जो कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, सपोर्ट किए जाते हैं, उनको इस स्कीम के तहत यहां पर कवर किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है, लेकिन पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है ये आपको गलत देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। With reference to the state of food security nutrition in the world 2021 report, consider the following statements, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 जो रिपोर्ट यहां पर है उससे रिलेटेड यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट जो है वो यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आपको बताना है कि इससे रिलेटेड स्टेटमेंट में पहला दिया गया है कि इट इज रिलीज बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI, the prevalence of the undernutrition among the total population in India has improved in the last 2 decades। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो आपको अलग अलग तरीके के जो यहां पर रिपोर्ट्स यहां पर देखने को मिलती हैं, तो इसमें बोला गया है कि इट इज रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहां पर क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है ये आप ये कह सकते हैं कि ये यहां पर बिल्कुल गलत है, ठीक है। मतलब जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। अगर हम यहां पर IFPRI की रिपोर्ट के बारे में देखेंगे तो इनकी जो रिपोर्ट होती है ना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, ठीक है। इनके द्वारा जो यहां पर रिपोर्ट पब्लिश की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट कब की है, ये 2021 की रिपोर्ट जो है वो भी रिसेंटली इन्होंने यहां पर पब्लिश करी है, ठीक है। लेकिन स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड जो रिपोर्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगी, है ना, तो इसमें अगर आप ध्यान रखेंगे
तो ये जो रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की जाती है वो यहाँ पर की जाती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको FAO यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। प्लस आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD उनके द्वारा पब्लिश की जाती है। और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके द्वारा, ठीक है, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हो गया और यूनिसेफ। मतलब यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो डेटा वगैरह होते हैं वो पब्लिश किए जाते हैं, लेकिन जो मेन अथॉरिटी आपको देखने को मिलेगी वो होती है FAO, है ना। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा जो है वो ज्वाइंटली इसको पब्लिश किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया है, ठीक है। अब अगर हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, अब यहां पर अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि अलग अलग तरीके की चीजें हैं, है ना। जैसे बोला जा रहा है कि द प्रीवेलेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन अमंग द टोटल, ठीक है, पॉपुलेशन इन इंडिया हैज इंप्रूव्ड इन द लास्ट 2 डिकेड्स। तो अगर मान लीजिए कि मैं 2004 से 2006 का डेटा मैं आपके सामने पब्लिश करूं, तो इसमें अगर आप अंडर जो न्यूट्रिशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो उसकी वैल्यू कितनी थी, मतलब कि 21.6% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो यहां पर अंडर न्यूट्रिशन, मतलब कि सही तरीके की कैलोरिक इंटेक उनका नहीं था, सही तरीके से जो चीजें थी वो उनको यहां पर नहीं मिल पा रही थी, तो ये प्रॉब्लम थी, है ना। लेकिन अभी के लेवल पर अगर हम देखेंगे 2018 से 20 के लेवल पर अगर हम देखें तो 2018 से 20 में जो इंडिया का परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा तो ये करीब 15.3% है। इसका मतलब है कि 2004-06 में 21.6%, 2018-20 में 15.3%, है ना। तो इसका मतलब है कि इंप्रूवमेंट हुई है। और अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखेंगे, है ना, तो ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पीरियड पर जो टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज है जो अंडर न्यूट्रिशन में आपको देखने को मिलेंगे वो है 8.9%। तो GD के हिसाब से भी ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द हबल स्पेस टेलीस्कोप इज पार्ट ऑफ नासा's ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम, the James Webb Space Telescope is scheduled to replace HST and JWST is a joint project of NASA and ISRO। तो अभी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि आपको यहां पर करेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि देखिए सबसे पहले यहां पर बोला जा रहा है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, तो ये नासा का जो ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम है उसका यहां पर आपको पार्ट यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो हबल स्पेस है ये नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम जो है उसका ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है ये यहाँ पर आपको एक एस्ट्रोनॉमर देखने को मिलेंगे जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है एडविन हबल, ठीक है, उनके नाम पर जो है इसको यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये जो है ये फर्स्ट मेजर, ठीक है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो अभी आपको ये न्यूज में देखने को मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट मेजर जो यहाँ पर आपको ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप है ये देखने को मिलेगा। और बेसिकली यहाँ पर क्या है कि लो अर्थ ऑर्बिट वगैरह के लिए इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेटरी जो प्रोग्राम है उसका पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज शेड्यूल्ड टू रिप्लेस HST, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर बोला गया है कि द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो यहां पर शेड्यूल्ड है टू रिप्लेस HST। मतलब यहां पर क्या होगा, ठीक है, कि उसको यहां पर क्या होगा कि मतलब जो है उसको यहां पर अब रिप्लेस करने वाला है। मतलब कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, ठीक है, शेड्यूल्ड टू रिप्लेस HST, मतलब HST को यहां पर ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। और यहां पर क्या है कि मतलब आपको जो है ये अभी नहीं है शेड्यूल्ड, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये मतलब आप इसको देखेंगे तो शेड्यूल टू लॉन्च लेटर, ठीक है, अभी नहीं है ये, है ना। मतलब अभी इसको यहां पर शेड्यूल नहीं किया गया है, तो इसको जो है हम बाद में जो है इसको यहां पर लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो इसमें यहां पर क्या है कि शेड्यूल्ड टू लॉन्च लेटर, ठीक है, शेड्यूल टू लॉन्च लेटर, ठीक है, अभी शेड्यूल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। बाकी याद रखिएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो यहां पर HST जो है उसको यहां पर रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर याद रखिएगा, ठीक है, दूसरी बात यहां पर क्या है कि अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये है आपका JWST जिसको हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यहां पर कह रहे हैं, ठीक है।
और मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसको जो लॉन्च यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है, ये कहां से किया जाएगा, ये फ्रेंच गुयाना जो है वहां से इसको लॉन्च करेंगे हम, फ्रेंच गुयाना जो है वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसमें याद रखिएगा, इसको जो है ये नासा और इसरो ने नहीं बनाया है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नासा देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो आपको देखने को मिलेगा, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी जो है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसरो की जानकारी यहाँ पर नहीं है ना। तो इसका मतलब ये तीसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपका गलत है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका करेक्ट है, बाकी सब यहाँ पर रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। With reference to the sedition law, consider the following statements. The law was originally drafted in 1837 by Thomas Macaulay. The sedition is a non-bailable offense under the section 124A of Indian Penal Code. The Kedarnath case is related to the sedition law. ठीक है, तो याद रखिएगा कि सेडिशन लॉ को जो ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था वो 1837 में थॉमस मैकुले जो है उनके द्वारा इसको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लाया गया था, ठीक है, उनके द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था। और ये बेसिकली एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो इंडियन पिनल कोड 1860 है उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया था उस टाइम पीरियड पर, जब 1860 में आईपीसी यहाँ पर लॉन्च किया गया तब इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा सेडिशन जो है वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 124 ऑफ ए ऑफ इंडियन पिनल कोड। और इसमें आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 साल से लेकर, ठीक है, 3 ईयर से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की यहाँ पर जो है वो सजा यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है वहां तक की आपको जो है वो सजा आपको देखने को मिल सकती है, और फाइन वगैरह भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ केस में यहाँ पर ये कहा था कि भाई अब यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कई सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि जो सरकार यहाँ पर है ना रूल ऑफ लॉ से यहाँ पर स्टेब्लिश करी गई है उसको गिराने की कोशिश कर रहे हो आप, है ना, या डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट वगैरह यहाँ पर कर रहे हो, जो भी रीजनेबल अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह यहाँ पर फंडामेंटल राइट वगैरह पे यहाँ पर लगाई जाती है। तो इससे क्या है कि मतलब जो चिलिंग इफेक्ट यहाँ पर होते हैं स्पीच वगैरह पे, वो सब चीजें यहाँ पर नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो जो केदारनाथ केस था वो यहाँ पर किससे रिलेटेड है, वो सेडिशन लॉ से जो है वो रिलेटेड है। मतलब इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो डेफिनेशन वगैरह है वो यहाँ पर थोड़ा सा इसको रीजनेबल यहाँ पर बनाया ताकि इसका गलत तरीके से यहाँ पर प्रयोग ना हो, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपस में बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे जो मैं रेगुलर बेसिस पे अपने इस कोर्स में आपको प्रोवाइड करता हूं। हर दिन मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो भी करंट अफेयर में न्यूज वगैरह रहती है ना, तो उससे आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वगैरह भी क्लियर होता जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा पहला यहाँ पर एनालिसिस हम करेंगे न्यूज का, ये है क्रिस्प एम टूल फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, है ना। तो मनरेगा के लिए यहाँ पर क्या है कि एक नया टूल जो है वो भी सरकार ने यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है। तो क्रिस्प एम जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग। तो क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब ये जो टूल है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो भी क्लाइमेट इंफॉर्मेशन होगी इन द ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS बेस्ड प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा। तो जो भी मनरेगा वगैरह है उसमें जो भी अलग अलग तरीके के काम होते हैं उनका इंप्लीमेंटेशन, उनके लिए जो प्लानिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए जो क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन वगैरह होगी, ठीक है, वो आपके ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पे जो है वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप अपनी प्लानिंग वगैरह को सही तरीके से कर सकें, ठीक है। GIS जो है एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि एनालाइज और डिस्प्ले करता है ज्योग्राफिकली रेफरेंस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती है। The implementation of CRISP-M will open up new possibilities for rural communities to deal with the issues of the climate change। तो इसमें क्या होगा कि जो रूरल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पर मदद होगी कि जो क्लाइमेट चेंज वगैरह यहाँ पर होता रहता है कि उससे किस तरीके से हमको टैकल करना है। तो इससे जो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होंगी थोड़ी सी बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। पहले यहाँ पर क्या होगा कि 7 स्टेट होंगे जहां पर ये CRISP-M टूल जो है वो यहाँ पर यूज किया जाएगा, जिसमें बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड राजस्थान। यहां पर क्या होगा, इन 7 स्टेट में जो है इसको यूज करना है, ठीक है। याद रखिएगा ये की पॉइंट है ना, इसके ऊपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेगा पेपर में, ठीक है। इस बार वाले CDS में नहीं बनेगा तो अगले वाले में बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से याद रखना है इसको। तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्लाइमेट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो प्रोवाइड की जाएगी, जो GIS होता है वहां पर, जिसको हम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पर कहते हैं। और इसमें यहाँ पर क्या होगा कि जो भी एनालाइज करेगा ये,
है ना, जो भी रेफरेंस यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है किसी भी लोकेशन से रिलेटेड, वो लोकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी और उसके बेसिस पे चीजें आपको इंप्लीमेंट करना है। अगर हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में बात करेंगे तो दुनिया का ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है जो कि यहाँ पर आपको इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। इसको लॉन्च किया गया था 2 फरवरी 2006, काफी ज्यादा न्यूज में है, डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी 2006 को इसको लॉन्च किया गया था। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर एक्ट जो यहाँ पर पास किया गया था वो कब किया गया था, ये 2005 में किया गया था। मतलब एक्ट तो 2005 में किया गया लेकिन इसको इंप्लीमेंट कब किया गया, 2006 2 फरवरी को इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था। इसमें क्या होता है कि 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो हर फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एडल्ट मेंबर 18 साल से, जो 18 साल या उसके ऊपर के मेंबर है उनको 100 दिन का रोजगार पक्का करना है, ठीक है, ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, ठीक है। तो ये आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा गया है ना। उसमें एक जो क्वेश्चन था वो ये दे दिया गया था कि भाई मनरेगा के तहत स्किल्ड वर्क के बारे में बात होती है, नहीं, अनस्किल्ड जो मैनुअल वर्क होता है, ठीक है, जिसमें खुदाई वगैरह हो गया, रोड वगैरह वाला बनाने वाला काम हो गया, तो जिसमें अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होता है उसके लिए यहाँ पर 100 दिन का रोजगार जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि लीगल राइट टू वर्क, देखिए अनलाइक अर्लियर जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स हैं, ये जो पर्टिकुलर मनरेगा यहाँ पर होता है ये एम करता है एड्रेसिंग द कॉज ऑफ क्रोनिक पॉवर्टी थ्रू अ राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। मतलब यहाँ पर क्या है कि 100 दिन का रोजगार पक्का आपको जब यहाँ पर कर रहे हैं तो गांव वगैरह के एरिया में जो यहाँ पर गरीबी है उसको समाप्त करने के उद्देश्य से ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई जितने लोगों को यहाँ पर इस स्कीम का बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है उसमें से 1/3 जो होनी चाहिए वो कौन होनी चाहिए, वो वुमेन यहाँ पर होनी चाहिए, महिलाओं को भी यहाँ पर जो है हमको फोकस करना है। और उसके बाद वेजेस वगैरह जो है, जो भी यहाँ पर मिनिमम वेज स्पेसिफाइड यहाँ पर किया गया है ना, एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए स्टेट में जो भी है, जो भी मिनिमम एज एक्ट 1948 का है, लेकिन अब उसको चेंज करके जो है ये 2019 का जो एक्ट यहाँ पर लाया गया है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर जो है वो वेजेस यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मनरेगा को इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है कि लीगली बैक्ड गारंटी है फॉर एनी रूरल एडल्ट, कि उसको यहाँ पर क्या है कि मतलब जब भी वो काम मांगेगा तो उसके 15 दिन में जो है उसको यहाँ पर काम प्रोवाइड करना है। और अगर उसको 15 दिन में यहाँ पर काम नहीं प्रोवाइड किया गया तो फिर उसको यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, ये बात यहाँ पर बताई। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डिमांड ड्रिवन स्कीम है कि अगर भाई कोई काम करना चाहता है तो 15 दिन में उसको काम प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि सेल्फ सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स जो है वो यहाँ पर इनेबल होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई किस तरीके से कौन कौन लोगों को काम करने की जिम्मेदारी देनी है वो यहाँ पर आपको डिपेंड होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के बारे में बात होती है ना, इसी स्कीम के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसका एक फीचर ये भी है कि ये डिसेंट्रलाइज यहाँ पर प्लानिंग है। तो यहाँ पर इंफेसिस ये किया जाता है कि भाई जो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है ना, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह जो होते हैं उनको थोड़ा सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पर दिया जाए, ताकि जो कार्य वगैरह होते हैं उसको इंप्लीमेंट करें और उसकी प्लानिंग वगैरह जो है वो लोकल लेवल पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा की जाए। एक्ट यहां पर मैंडेट करता है कि ग्राम सभा टू रिकमेंड द वर्क दैट आर टू बी अंडरटेकन एंड एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय देम। मतलब यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो भी ग्राम सभा होती है, पंचायत वगैरह, वो यहां पर रिकमेंड करेगी कि कौन सा काम यहां पर होना है और उसका जो 50% यहां पर काम होगा वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो ग्राम सभा के द्वारा वहां पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसका मतलब यहां पर यह है कि डिसेंट्रलाइजेशन वाला जो प्रोविजन है वो आपको यहां पर काम करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अब ये जो पर्टिकुलर टूल यहां पर लॉन्च किया गया है, इससे मनरेगा के लिए जो प्लानिंग वगैरह होगी, जो क्लाइमेट वगैरह वाली चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रही है, वो थोड़ा सा इनहेंस होती हुई दिखाई देंगी, ताकि हम अपनी प्लानिंग को भी सही तरीके से कर सकें और जो हमारा इंप्लीमेंटेशन वगैरह होता है वो भी यहां पर सही तरीके से किया जा सके, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला जो हमारा एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी अभी जो है वो हमने इनकी एक बर्थ एनिवर्सरी जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करी है, ठीक है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने यहाँ पर ट्रिब्यूट इनको दिया है। हमारे देश के जो 11वें राष्ट्रपति थे जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनके 90th जो यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी है उस पर उनको ट्रिब्यूट दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि आप सभी को पता है कि 2020 में हमने एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है काफिला, इसको बोलते हैं कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, है ना। कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, जो कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी में 2020 में यहां पर लॉन्च किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो जन्म हुआ था ये 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था रामेश्वरम तमिलनाडु में, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल इनोवेशन डे के रूप में, है ना। बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे तो होता ही है, लेकिन नेशनल इनोवेशन डे जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम उस रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम इनका ग्रेजुएशन देखेंगे तो साइंस में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था सेंट जोसेफ कॉलेज में, जो कि त्रिची में है ना, तिरुचिरापल्ली जिसको हम बोलते हैं, 1954 में। और उसके बाद इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1957 में जो है वो अपना स्पेशलाइजेशन जो है वो यहां पर कंप्लीट किया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये मोस्ट डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट हैं इंडिया के, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनको बहुत सारे ऑनर यहां पर मिले हैं। मतलब अगर हम बात करेंगे तो उनको ऑनरी जो डॉक्टरेट की उपाधि मिली है वो दुनिया भर से 48 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं इंडिया के और अब्रॉड के, जहां से इनको ऑनरी जो है वो डॉक्टरेट की उपाधि यहां पर दी गई है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी महान पर्सनैलिटी थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद 2002 में इन्होंने भारत की राष्ट्रपति की शपथ यहां पर ली, 11th प्रेसिडेंट यहां पर थे, और इन्होंने अपना टर्म जो है वो कंप्लीट किया था 2007 में। और इन्होंने बहुत सारे काम मिसाइल वगैरह के लिए भी यहां पर किए, है ना। हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके तहत हमने पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, ठीक है, नाग मिसाइल और उसके बाद आकाश मिसाइल को डेवलप किया, और इस वजह से इनको एक निकनेम भी दिया गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके कुछ कंट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। तो फाइबर ग्लास की टेक्नोलॉजी में जो है इनका जो योगदान है वो बहुत अतुलनीय है। मतलब कि जो भी अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपके रॉकेट मोटर केसेस वगैरह होते हैं, है ना, फाइबर वगैरह, जिस फाइबर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके यहाँ पर बनाना है, डिजाइन वगैरह डेवलपमेंट किस तरीके से यहाँ पर होगा, इन चीजों के ऊपर इनका बहुत काम गया। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि रॉकेट मोटर केसेस वगैरह को बनाने में जो यहाँ पर फाइबर ग्लास वगैरह का यूज होता है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि उनकी डिजाइन डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका कंट्रीब्यूशन निकलकर सामने आएगा वो आएगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, जिसको हम SLV-3 यहां पर कहते हैं। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है SLV के रूप में, क्योंकि वो जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, और इन्होंने डेवलप किया था इंडिया का पहला इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। याद रखिएगा, भारत का जो पहला सैटेलाइट व्हीकल था, है ना, लॉन्च व्हीकल, उसका नाम क्या था, उसका नाम था SLV-3। आपसे जो है वो ऑप्शन में दे देंगे कि SLV-1 था, 2 था, 3 था या PSLV था। तो लोगों को ये लगेगा कि अब ये 3 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 3 है तो उसके पहले 1, 2 भी है ना, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं है ऑप्शन में। तो ठीक है, ऐसी कुछ रियलिटी में है ही नहीं है, क्योंकि पहला जो यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना था उसका नाम क्या था, उसका नाम था SLV-3। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, विच सक्सेसफुली इंजेक्टेड द रोहिणी सैटेलाइट, है ना, रोहिणी सैटेलाइट जो है उसको यहाँ पर हमने इंजेक्ट किया था 1980 में, और इंडिया को हमने एक्सक्लूसिव मेंबर ऑफ स्पेस क्लब में जो है वो यहां पर इंक्लूड करवाया था। तो उस पर्टिकुलर मिशन के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। ठीक है, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ इसरोज लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम, पर्टिकुलरली द PSLV, जिसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो उसके यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में भी इनका बहुत ज्यादा ही योगदान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये इंडिजिनियस गाइडेड मिसाइल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ, जिसको हम IGMD बोलते हैं। तो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव जो थे वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब 1980s का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड पर हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था, और उसके तहत हमने 5 मिसाइल बनाई थी, जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं, है ना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। 2 डिकेड तक इसरो में काम करने के बाद और जो भी लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज है उनको मास्टर करने के बाद, तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर ली थी कि भाई हम इंडिजिनियसली जो गाइडेड मिसाइल है वो DRDO में यहां पर बनाएंगे, है ना। तो मिसाइल का डेवलपमेंट जो है वो यहां पर स्टार्ट हुआ, और ही लेड द वेपनाइजेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम, ठीक है, पोखरण 2 में, जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट कोलैबोरेशन भी आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ हुआ, और भारत जो है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी आपको बनता हुआ दिखाई दिया, है ना। आपने मूवी देखी होगी परमाणु, तो उसमें इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिला। फिर इनका जो ये विजन 2020 है, जिसको हम टेक्नोलॉजी विजन 2020 कहते हैं, कि भारत को जो है हमें क्या करना है, कि 98 में इन्होंने एक कंट्री वाइड प्लान जो है वो यहाँ पर रखा सबके सामने, जिसको हम टेक्नोलॉजी विजन 22 यहाँ पर कहते हैं। और इसमें यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि हम किस तरीके से इंडिया को जो है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगले 20 सालों में हम इंडिया को किस तरीके से लेस डेवलप से एक डेवलप्ड सोसाइटी जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं, किस तरीके से हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्रोडक्टिविटी के सेक्टर में टेक्नोलॉजी को, और किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह जो है
उसको हम यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हेल्थ केयर में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है, एजुकेशन वगैरह में, ताकि भारत जो है वो यहाँ पर एक डेवलप्ड कंट्री की स्टेज पर जो है वो आपको काम करता हुआ दिखाई दे। तो इस तरीके का जो टेक्नोलॉजी विजन 2020 था, इसका जो मॉडल यहाँ पर प्रेजेंट किया था वो भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने प्रेजेंट किया था। ठीक है, ही वॉज पैशनेट अबाउट द ब्रिंगिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी थ्रू पूरा मॉडल। याद रखिएगा, पूरा आपसे पूछ सकते हैं ना कि पूरा मॉडल जो है इसको किसने इनिशिएट किया था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। पूरा बेसिकली क्या है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। अगर हम जो अर्बन चीजें होती हैं, जो भी सुविधाएं शहरों में देखने को मिलेगी, अगर हम उनको रूरल एरियाज में प्रोवाइड करेंगे तो लोग शहर की तरफ जाना जो है वो बंद कर देंगे, है ना। अपने यहाँ पर रहकर ही लोग यहाँ पर काम करेंगे और इससे भारत के हर एक क्षेत्र का जो है वो विकास होता हुआ दिखाई देगा। और इस पर्टिकुलर चीज में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका रहेगी, ये बात इन्होंने यहाँ पर बोली थी। काफी सारे इन्होंने अवार्ड जीते, उसमें से पद्म भूषण अवार्ड जो है वो 1981 में यहाँ पर मिला था। याद रखिएगा, पद्मश्री नहीं है, पद्म भूषण अवार्ड 1981 में, पद्म विभूषण अवार्ड 1990 में, और भारत रत्न का जो अवार्ड दिया गया था वो 1997 में दिया गया था। ठीक है, तो पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, और भारत रत्न का जो अवार्ड है वो 1997 में इनको दिया गया था। काफी सारे इन्होंने किताबें वगैरह लिखी हुई हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर हो गया, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, इनडोमिटेबल स्पिरिट, गाइडिंग सोल्स, इनविजनिंग एंड एम्पावर्ड नेशन एंड इंस्पायरिंग थॉट्स। और इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो कौन सी है, वो आपको मिलेगी विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 27 जुलाई 2015 को, ठीक है, ये शिलोंग मेघालय में जो है इनका देहांत हो गया था। ठीक है, और जब इनका देहांत हुआ उस टाइम पीरियड पर भी यहाँ पर ये स्टूडेंट से जो है वो इंटरेक्शन कर रहे थे, ठीक है, आईआईएम में, और वहां पर जो है इनकी यहाँ पर डेथ होती हुई दिखाई दी। तो 27 जुलाई को इनकी डेथ हुई थी, और 15 अक्टूबर को जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी अभी हमने यहाँ पर सेलिब्रेट करी, जो इनका 19th यहाँ पर बर्थडे था। ठीक है, 90 ठीक है, तो 90th बर्थडे जो है वो अभी हमने यहाँ पर इनका सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो ये थे महान पर्सनैलिटी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 1997 में इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। चलिए अगली बात करते हैं। अगला जो हमारा न्यूज है, इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि 7 नए डिफेंस पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं, ठीक है, अभी वो यहाँ पर भारत को डेडिकेट किए गए हैं, है ना। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 नए डिफेंस पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पर क्या किए गए हैं, उसको यहाँ पर क्रिएट किया है ना। मतलब जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होते हैं, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर OFB कहते हैं, उनको रीस्ट्रक्चर करके 7 नए जो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं, ताकि भारत को आत्मनिर्भर भारत यहाँ पर बनाया जा सके, मिलिट्री पावर यहाँ पर बनाया जा सके। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जी ने डेडिकेट किया है कि भाई 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और ये कैसे बने हैं, ये रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो यहाँ पर OFB होते हैं उनको रीस्ट्रक्चर करके यहाँ पर ये बनाए गए हैं। और इंडियाज गोल अंडर आत्मनिर्भर भारत इज टू मेक द कंट्री ऑन इट्स ओन इनटू अ बिग मिलिट्री पावर, ताकि हमारी जो इंपोर्ट वाली यहाँ पर टेंडेंसी है उसको थोड़ा सा यहाँ पर रोका जाए, और भारत यहाँ पर क्या है कि आत्मनिर्भर मिलिट्री पावर के सेक्टर में आपको बनता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको बताई गई है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि डिसोल्यूशन यहाँ पर हुआ है और कुछ अमेलगमेशन यहाँ पर हुआ है, तो वो चीजें यहाँ पर क्या हुई है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑर्डर किया है डिसोल्यूशन ऑफ द 4 डिकेड ओल्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड and amalgamated 41 factories under 7 new state-owned companies to manufacture defense hardware ranging from munition to heavy weapons and vehicles। मतलब यहाँ पर क्या है कि करीब 40 साल पुराना जो यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ना, इसको यहाँ पर डिसॉल्व किया गया है। और यहाँ पर क्या है कि उसमें जो अलग अलग तरीके की फैक्ट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व थी, उनको सबको मिलाकर जो है वो 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यहाँ पर बनाई गई हैं, जो यहाँ पर क्या करेगा, डिफेंस की जो भी हार्डवेयर वगैरह होते हैं, चाहे वो अलग अलग तरीके के जो म्यूनिशंस यहाँ पर होते हैं, या हैवी वेपन्स हो गए, या व्हीकल्स वगैरह हो गए, उनको बनाने के लिए ये 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पर काम करेंगी। ठीक है, और उसके बाद दीज न्यू कंपनीज आर हेडक्वार्टर्ड इन 5 सिटीज, इनके 5 शहरों में जो है उनके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, कुछ अलग से पॉइंट है कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये एक अम्ब्रेला बॉडी है फॉर द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूशन एंड वाज सबऑर्डिनेट ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो एक अम्ब्रेला बॉडी है, और इसके तहत बहुत सारी अलग अलग तरीके की फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे ये 41 फैक्ट्रीज है ना, ये किसके अंतर्गत थी, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत ही थी। तो अम्ब्रेला बॉडी कौन सी है, वो OFB है, और उसके तहत अलग अलग फैक्ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें अगर आप देखोगे तो करीब आपको 41 फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे,
3 रीजनल जो मार्केटिंग सेक्टर्स है वो आपको देखने को मिलते हैं, और 5 रीजनल जो कंट्रोलर्स ऑफ सेफ्टी है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो केवल एक नहीं है ना, वो एक अम्ब्रेला बॉडी है, और उसके अंतर्गत आपको अलग अलग तरीके की फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी, है ना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे, रीजनल जो मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, रीजनल कंट्रोलर ऑफ सेफ्टी वगैरह कैसे रहनी है। तो काफी सारी चीजें जो है वो यहाँ पर मिलाकर अभी जो ये 41 फैक्ट्रीज हैं इनको सबको यहाँ पर पहले डिसॉल्व किया गया, और उसके बाद इन्हीं से जो है वो 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट जो हैं वो यहाँ पर डेवलप करी गई हैं। बाकी OFB का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर देखने को मिलेगा, ये कोलकाता में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर क्या है कि जितने भी इंप्लॉइज थे, है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के, चाहे वो ग्रुप ए के हो, बी के हो, सी के हो, है ना, जो कि प्रोडक्शन यूनिट से यहां पर बिलोंग करते हैं, उनको जो भी यहां पर कॉर्पोरेट एंटिटीज आपको देखने को मिलेंगी, है ना, वहां पर क्या है कि डेपुटेशन पीरियड पे जो है वो 2 साल की रखा जाएगा, और उनके जो भी सर्विस कंडीशन वगैरह होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ है उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। मतलब यहां पर क्या करेंगे कि उनको सबको जो है नए डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वहां पर आपको जो है ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये जो नई 7 कंपनीज बनी है ये कौन कौन सी हैं, तो अगर आप देखोगे तो ये है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रुप कंफर्ट लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑप्टल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये 7 अलग अलग तरीके की जो कंपनीज अभी यहां पर बनी है 41 फैक्ट्रीज को डिसॉल्व करके और उनको वापस यहां पर मर्ज करके, तो ये आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें म्यूनिशंस के ऊपर एक कंपनी है, आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर एक कंपनी है, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट के ऊपर एक कंपनी है, ट्रुप कंफर्ट लिमिटेड है, और यंत्र इंडिया लिमिटेड है, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड है, और फिर उसके बाद ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड है। तो ये 7 नई कंपनीज हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। अब इसकी यहां पर सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए, द कंसर्न हैव बीन रेज्ड ड्यूरिंग द हाई कॉस्ट, इनकंसिस्टेंट क्वालिटी एंड डिले इन सप्लाई ऑफ OBF प्रोडक्ट बाय द आर्म्ड फोर्सेस। मतलब यहां पर क्या है कि आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अभी तक हमारे लिए अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह, एम्यूनिशन वगैरह यहां पर बनाते थे, तो यहां पर क्या है कि काफी सारे लोग बोलते थे कि इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्वालिटी बहुत इनकंसिस्टेंट है, और सप्लाई वगैरह में भी बहुत ज्यादा डिले होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहां पर हमेशा देखने को मिल रही थी। अब जो नया स्ट्रक्चर यहां पर होगा ये हेल्प करेगा कि जो भी ये शॉर्टकमिंग्स है इनको यहां पर ओवरकम किया जाए, encourage करेंगे these companies to become competitive and explore new opportunities in the marketing including export, है ना। मतलब अपनी जो सप्लाई वगैरह है वो सब बढ़िया करिए, और एक्सपोर्ट वगैरह पे भी भारत को जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। तो ये सभी कंपनीज जो है उसके ऊपर भी यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब हमने जो है ये सोचा है कि डिफेंस सेक्टर में हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पर आपका, ठीक है, सेल्फ रिलायंस है, मतलब आत्मनिर्भर हमको बनना है, और इसके लिए काफी सारे जो है वो एक्शंस भी यहाँ पर लिए गए हैं। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वगैरह हो गया, उसका हमने कॉर्पोरेटाइजेशन भी किया है ना, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट वगैरह है उसमें हमने उस तरीके से यहाँ पर काम करने लग गए हैं। हमने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट है ना, ऑटोमेटिक रूट के द्वारा, तो अगर हम देखेंगे तो पहले 49% थी, इसको बढ़ाकर हमने 74% कर दिया, ताकि जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो भी डिफेंस सेक्टर में हमारे देश में आपको देखने को मिले। हमने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहां पर स्टार्ट करने की बात करी है कि उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में हम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो यहां पर बनाएंगे। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है उसको एस्टेब्लिश करने की बात करी गई है ना। एक्सपेक्टेड टू बिगिन टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग बाय सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। जैसे यहां पर क्या होगा कि जो भी अगर हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं, है ना, या कोई भी जो डील वगैरह साइन करते हैं, प्रोक्योरमेंट वगैरह करते हैं, वो सब समय पर हो, और उसके लिए एक डिसीजन मेकिंग बॉडी भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, और डिफेंस एक्विजिशन जो यहाँ पर प्रोसीजर है 2020 का, उसको भी अनवील किया गया कि भारत किस तरीके से यहाँ पर अपने जो भी एक्विजिशन वगैरह होगा वो कैसे करेगा। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ठीक है, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, अलग अलग आपके दूसरे एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है इसके चेयरमैन कौन है, डिफेंस मिनिस्टर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद डिफेंस में जो इंपोर्ट बिल है उसको भी रिड्यूस करना है ना। मतलब यहां पर क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी वेपन्स या प्लेटफॉर्म जिसका यहां पर इंपोर्ट पूरी तरीके से बैन होगा, है ना। और इसको यहां पर क्या करोगे कि इस तरीके की जो चीजें हैं वो केवल आप अपने डोमेस्टिक मार्केट से ही यहां पर परचेज करोगे। तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया अभी तक इंपोर्ट ज्यादा कर रहा था वो चीजें यहां पर थोड़ी सी लिमिटेड आपको देखने को मिलेगी, है ना। सेपरेट यहां पर बजट प्रोविजन भी होगा कि डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट यहां पर कैसे करना है, कितना करना है, किस रूप में करना है, इसके लिए भी यहां पर बजट वगैरह के प्रोविजन जो है वो यहां पर ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहां पर आपको बताई गई हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और 7 नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इनका यहां पर सिग्निफिकेंस क्या है,
सेल्फ रिलायंस में ये किस तरीके से मदद करेंगे, कौन कौन सी कंपनीज यहां पर बनाई गई हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे यहां पर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप डिफेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या एसएसबी इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको ये चीजें पता होना जरूरी है। ठीक है, अब आगे मैं आपको ना 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाने वाला हूं। पहली जो एक्सरसाइज है यह है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, है ना। तो युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है इसका भी 17th एडिशन जो है वो यहां पर आपको देखने को मिला। और ये किसके किसके बीच में हुआ, ये इंडिया और यूएसए के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये कहां पर हुआ, ये अलास्का यूएसए में हुआ, है ना। 2021 में ये दूसरा एडिशन है जो हम यहां पर कर रहे हैं, ये 17th एडिशन है। और अभी फरवरी 2021 में 16th एडिशन यहां पर हुआ था। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास वाला। और ये कहां पर हुआ था, ये बीकानेर का जो यहां पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान में, वहां पर जो प्रीवियस वर्जन था वो यहां पर हुआ था, है ना। मतलब इससे पहले वाला वर्जन जो है वो फरवरी 2021 में हुआ था, वो इंडिया में हुआ था राजस्थान बीकानेर में। और जो अभी 17th यहां पर हुआ है ये कहां पर हुआ, ये अलास्का यूएसए में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट रनिंग ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एंड डिफेंस कॉपरेशन एंडोवर बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग में भी अगर हम बात करेंगे तो बड़े स्केल में जो है वो ये ट्रेनिंग आपको होती हुई दिखाई देगी, ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। 2004 में इसको स्टार्ट किया गया था। और मतलब यूएस आर्मी का जो एक पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम है उसके तहत इसको इन्होंने 2004 में स्टार्ट किया गया था। ऑल्टरनेटिवली जो है वो यहाँ पर दोनों कंट्रीज में जो है वो यहाँ पर होस्ट होती हुई दिखाई देगी। और इसका बेसिक एम ये होता है कि हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इनहेंस करनी है, कॉपरेशन को इनहेंस करना है। और इंटर ऑपरेटिबिलिटी जो होती है, ये दोनों आर्मीज अगर कभी साथ में काम करेंगी तो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगी, ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद बटालियन लेवल पर किस तरीके से जो भी आपके ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो कैसे यहाँ पर, है ना, उनको हम कंडक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। बेसिकली कहां पर जो भी माउंटेनियस यहाँ पर टेरेन यहाँ पर है ना, जहां पर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन आपको देखने को मिलती है यूनाइटेड नेशन का। तो मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें बटालियन लेवल पर जो है इन्होंने लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और माउंटेनियस यहाँ पर टेरेन था और साथ ही साथ क्लाइमेटिक जो कंडीशन थी ये भी थोड़ा कोल्ड आपको देखने को मिलेगी। तो कैसे आप यहाँ पर काम करोगे तो उसके बारे में ये बातें यहाँ पर बताएगी। तो इसका बेसिक एम यहाँ पर ये था। और इस बार 17th एडिशन यहाँ पर हुआ, 2004 में स्टार्ट हुआ था। और 16th एडिशन जो है वो बीकानेर राजस्थान में हुआ था। और इंडिया और यूएसए के बीच में होते हैं। अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन, इंटरऑपरेटिबिलिटी, ये सब चीजें इनहेंस करने के लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यूएसए के साथ और भी हम काफी सारी एक्सरसाइज करते हैं। एक एक्सरसाइज है टाइगर ट्रम्प। तो टाइगर ट्रम्प जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ना। इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ना, ट्राई सर्विस है। वज्र प्रहार जो है ये स्पेशल फोर्सेस की यहाँ पर एक्सरसाइज है। कोप इंडिया जो है आप कह सकते हैं ये एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, है ना, इसका नाम है कोप इंडिया। मालाबार एक्सरसाइज में क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, उसमें यूएसए भी पार्टिसिपेट करता है। और रेड फ्लैग एक्सरसाइज जो है वो यूएसए की एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और उसमें इंडिया भी आपको पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देता है। तो अभी रिसेंटली युद्ध अभ्यास जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो किसके किसके बीच में हुआ, इंडिया और यूएसए की जो बटालियन लेवल यहां पर एक्सरसाइज थी वो आपको यहां पर देखने को मिली है। ठीक है, कहां पर, अलास्का यूएसए में। ठीक है, दूसरी एक एक्सरसाइज जो है इसका नाम है एक्सरसाइज मित्र शक्ति, है ना। मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और श्रीलंका की आर्मी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द श्रीलंकन आर्मी। और इस बार की जो एक्सरसाइज थी ये 8th एडिशन यहां पर हुआ है और इसका जो वेन्यू यहां पर था वो कहां पर था, वो श्रीलंका में हुआ। ठीक है, इससे पहले जो एक्सरसाइज हुई थी वो 2019 में हुई थी और 7th एडिशन जो है वो मित्र शक्ति का यहां पर करवाया गया है ना। मतलब इससे पहले जो हुआ था 7th एडिशन ये पुणे में हुआ था और 8th एडिशन जो है वो श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, मैं आप लोगों को जो है, ठीक है, वीडियो के अंत में आपको एक लिंक मिल जाएगी वीडियो, ठीक है, उसमें मैंने जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, है ना, वो सब मैंने डिस्कस करी हुई हैं। आप उनको उस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपकी सारी चीजें जो है वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें बेसिकली काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के ऊपर जो है वो यहाँ पर फोकस किया गया सेमी अर्बन टेरेन में। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लार्जेस्ट ये बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, है ना। जिस तरीके से इंडिया का ग्रोइंग डिफेंस पार्टनरशिप श्रीलंका के साथ यहाँ पर बढ़ रहा है उसको इंश्योर करता हुआ। और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ज्वाइंट एक्सरसाइज इज डिजाइन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द करंट डायनेमिक्स ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन थ्रू टैक्टिकल एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिकल डिस्कशन, है ना। क्योंकि जो पीस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं उसमें अलग अलग कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनके बीच में जो है वो इंटरऑपरेटिबिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे, इसलिए कंट्रीज यहाँ पर क्या करती हैं, आपस में जो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह होती हैं
वो यहाँ पर कंडक्ट करती हैं। ठीक है, बाकी इनके साथ हम एक नेवल एक्सरसाइज भी जो है वो कंडक्ट करते हैं, इसका नाम है स्लाइनेक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्मी की जो एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं हम यहाँ पर मित्र शक्ति। और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्लाइनेक्स, वो नेवी की एक्सरसाइज है जो हम यहाँ पर श्रीलंका के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा। पहला एक है आपका सूर्य किरण। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि सूर्य किरण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किसके साथ होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हैंड इन हैंड। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज के नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे इसके आंसर जो है वो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सूर्य किरण और हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज है वो किसके साथ यहां पर की जाती है। ठीक है, चलिए तीसरी जो एक्सरसाइज मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं बात कर रहा हूं एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल, है ना। तो कैम्ब्रियन पेट्रोल के बारे में बात होगी। तो अगर आप यहां पर, ये यूनाइटेड किंगडम है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो ये है कैम्ब्रियन माउंटेन, है ना, यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जो है ये कैम्ब्रियन पेट्रोल जो एक्सरसाइज है वो अभी यहां पर कंडक्ट हुई है ना। तो रिसेंटली क्या है कि हमारे देश का जो गोरखा राइफल्स है, जो फ्रंटियर फोर्स है इंडियन आर्मी की, इसने यहां पर कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज जो यहां पर हुई है, कहां पर, वेल्स। ठीक है, वेल्स की राजधानी क्या है, वेल्स की राजधानी जो है वो है कार्डिफ। तो यहां पर क्या हुआ है कि उन्होंने गोल्ड मेडल यहां पर जीता है ना। मतलब गोरखा राइफल जो कि एक फ्रंटियर फोर्स है इंडियन आर्मी की, उन्होंने यहां पर क्या किया है कि उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल यहां पर जीता है ना। और इसी वजह से यहां पर क्या है कि कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। अब ये एक एनुअल इंटरनेशनल मिलिट्री पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है और इसको हम ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग जो है वो भी यहां पर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी एक्सरसाइज को ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग कहा जाता है। तो कैम्ब्रियन जो पेट्रोल है इसको हम यहां पर ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री जो भी यहां पर पेट्रोलिंग होता है वो यहां पर कहा जाता है। और इसमें आप मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड जो है उसके द्वारा ये नाम यहां पर दिया गया है। ठीक है, इसको 40 ईयर्स पहले जो है वो सेटअप किया गया था। और जो वेल्स की यहां पर टेरिटोरियल आर्मी है उसने इसको डिजाइन यहां पर किया था कि यहां पर क्या होगा कि लॉन्ग डिस्टेंसिंग जो मार्च है कैम्ब्रियन माउंटेन के ऊपर, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट यहां पर की जाएगी। मतलब कि माउंटेनियस टेरेन पर जो है वो एक्सरसाइज यहां पर कंडक्ट होगी। और इसमें क्या होता है कि जो भी अलग अलग तरीके की आर्मीज वगैरह होती हैं उनको 50 माइल, 1 माइल में 1.85 किलोमीटर होते हैं, तो उनको 50 माइल जो है वो यहां पर कवर करना होता है लेस देन 48 आवर्स में। और बीच बीच में क्या होते हैं कि कई सारे अलग अलग जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं वो भी यहाँ पर प्लेस्ड होते हैं, उनको परफॉर्म करना होता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर फिनिश लाइन है उसको जो सबसे पहले क्रॉस करेगा उसको यहाँ पर गोल्ड मेडल दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये 50 माइल्स का जो डिस्टेंस है 48 आवर्स से कम में परफॉर्म करना है। और साथ ही साथ जो भी टास्क बीच में आएंगे उनको कंप्लीट करते हुए हमारे देश की जो गोरखा राइफल्स है उसने यहाँ पर अभी गोल्ड मेडल जीता है। अब यहाँ पर क्या है कि इसका जो एम होता है एक्सरसाइज का, उसमें लीडरशिप को टेस्ट करना, सेल्फ डिसिप्लिन को टेस्ट करना, करेज, फिजिकल एंडोरेंस और डिटर्मिनेशन वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पर आपको टेस्ट होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर यूके के साथ इंडिया की जो दूसरी एक्सरसाइजेस हैं उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो नेवी की जो एक्सरसाइज हम यूके के साथ करते हैं वो है कोकण। और एयरफोर्स के साथ जो हम यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं इसका नाम है इंद्रधनुष। और मिलिट्री वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको अजय वॉरियर देखने को मिलेगा। तो कैम्ब्रियन पेट्रोल जो है ये वेल्स में हुआ और गोरखा राइफल्स ने यहाँ पर जो है वो गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। कैम्ब्रियन माउंटेन जो है ये भी आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करी हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और बाकी जो है ये सेशन मैंने आपको जो है यहाँ पर जो प्रोवाइड किया एक डेमो पर्पज से मैंने आपको प्रोवाइड किया है। बाकी हमारा डेली न्यूज एनालिसिस का जो कोर्स है वो मैं आपको डिफेंस मास्टर ऐप पर प्रोवाइड करता हूं। आज 19 है, 19 का डिस्कशन मैंने वहां पर प्रोवाइड कर दिया है। और इसी तरीके से ये जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब चीजें मैं डिस्कस करता हूं जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो बाकी अगर आप इस तरीके के कोर्सेज वगैरह में इनरोल करना चाहते हैं, कोई भी डिटेल चाहिए तो मेरा नंबर है पर्सनल नंबर, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल वगैरह जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और एसएसबी का भी हमारा कोर्स ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है जिसमें आज से मैं आपको इंटरव्यू के बारे में चीजें जो है वो पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू, साइकोलॉजी वगैरह पूरा कंप्लीट करा चुका हूं मैं 18 सेशन में। अब मैं आपको पर्सनल इंटरव्यू की क्लासेस जो है वो आज से प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।